हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, उसमें जो भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसको हम कवर करेंगे। एंड नेशनल इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आपकी जो भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसको बोल सकते हो पर्पल डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये 26 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कैसिडी मेगन ने 2008 में पर्पल डे का प्रचार बनाया था, जो मिर्गी के साथ अपने स्वयं के संघर्षों से प्रेरित था। बिकॉज ये जो कैसिडी मेगन थी ये खुद से मिर्गी से पीड़ित थी, और 2009 में कैसिडी मेगन और मैरीटाइम्स के मिर्गी एसोसिएशन ने अनीता कॉफमैन फाउंडेशंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्पल डे लॉन्च करने के लिए बलों में शामिल हो गए थे। ओके, तो ये हिस्ट्री थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं तो वो मैंने MCQ के बेस्ड, MCQ की प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने आपको न्यूज़ एनालिसिस कराने की कोशिश की है, तो मैंने आपके लिए MCQs डिज़ाइन किए हैं। हर न्यूज़ से पहले एक MCQ है। चलिए देखते हैं पहला MCQ। हाल ही में भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस अमित शाह, स्मृति ईरानी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ओके, आप देख सकते हो स्मृति ईरानी ने 10 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया है भारत भाग्य विधाता नाम से। ठीक है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने 25 मार्च 2022 को 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता भारत के विरासत, संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देता है। इस आयोजन में पूरे भारत के 70 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे स्तर की वार्ता संपन्न की है? आपके ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, UAE, जापान या फिर ब्रिटेन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन और भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौरे की वार्ता को संपन्न किया है। आप देख सकते हो इंडिया एंड यूके। ठीक है, तो इंडिया यूके ने 25 मार्च 2022 को भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दूसरे दौर की वार्ता को संपन्न किया है। दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ 26 नीति क्षेत्रों को शामिल करते हुए 64 अलग अलग सत्रों में चर्चा के लिए एक साथ आए थे, और तीसरे दौर की वार्ता अप्रैल 2022 में भारत द्वारा आयोजित की जानी है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है इंडिया एंड यूके के बीच, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात अप्रैल से फरवरी 21-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को टच कर गया है? ओके, ये बात करी है इन्होंने अप्रैल टू फरवरी 21-22 में। ओके, तो आपके ऑप्शन हैं 21.5, 23.5, 25.5 या फिर 27.5, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.5। भारत का देख सकते हो आप, भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात अप्रैल से फरवरी 2021-22 में 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। एपेडा ने भौगोलिक संकेतक टैग किए गए उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न क्षेत्रों से अद्वितीय उत्पादों के परीक्षण शिपमेंट की सुविधा प्रदान की। अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान गेहूं के निर्यात में 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि भी दर्ज की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में IGNCA नई दिल्ली में पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शंस अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, रघुनंदन राव, के चंद्रशेखर राव।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 25 मार्च 2022 को IGNCA नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किया है। पहले दिन सिक्किम के सोफियम बैंड ने प्रदर्शन किया और दूसरे दिन अरुणाचल के करपाक करदांग और तीसरे दिन नागालैंड के टेटेसियो सिस्टर्स बैंड के संगीत में प्रदर्शन का आनंद लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान ने किस नाम से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिलन, सुरक्षा, सक्षम या फिर प्रस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्थान। ये आप देख सकते हो, पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में 23 मार्च 2022 को मुंबई से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। हर 6 महीने में आयोजित यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका उद्देश्य अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय उद्यमिता संस्थान ने ग्रामीण युवाओं के बीच स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय उद्यमिता संस्थान ने ग्रामीण युवाओं के बीच स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी असम स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता प्रोग्राम के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में कार्य करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। निम्न में से किसने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ साझेदारी में मार्च 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, एसोचैम, फिक्की या फिर नेस्कॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑब्वियसली नीति आयोग ही करेगा। तो नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ साझेदारी में 25 मार्च को 2022 को निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है। गुजरात ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सूचकांक में टॉप 10 में रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने गोवा के बाद सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। शिपिंग मंत्रालय ने समुद्री उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन पोर्ट परियोजना शुरू की है, जो मार्च 2022 में कुल परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत का योगदान करती है? आपके ऑप्शंस हैं 0.5, 1, 1.5% या फिर 2%, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। शिपिंग मंत्रालय ने समुद्री उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित बंदरगाह परियोजना की शुरुआत की, जो 25 मार्च 2022 को कुल परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में 1% का योगदान करती है। इस परियोजना का उद्देश्य उद्योगों को ईंधन कुशल और परिवहन का एक स्वच्छ तरीका बनाना है। योजना में टर्मिनल डिज़ाइन, विकास और संचालन में स्थायी प्रथाओं का कार्यान्वयन शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क, आपको पता होगा बार्क इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुरदीप सिंह, संजीव मेहता, शशि सिन्हा या फिर राजेश गोपीनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि सिन्हा। ओके, आप देख सकते हो आईपीजी मीडिया ब्रांड्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि सिन्हा को मार्च 2022 को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सिन्हा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के एमडी और सीईओ पुनीत गोयंका का स्थान लिया है, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से सफलतापूर्वक बार्क की अध्यक्षता की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय राजधानी को किन राज्यों के बाद तीसरे स्थान पर रखा है? आपके ऑप्शंस सिक्किम और गुजरात, गुजरात और राजस्थान, गोवा और पंजाब या फिर सिक्किम और गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और गोवा। ओके, वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय राजधानी को सिक्किम और गोवा के बाद तीसरे स्थान पर रखा है।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। आपको पता होगा, ये सब आपने सुना होगा। तो सर्वे के मुताबिक दिल्ली की जीडीपी मौजूदा कीमतों पर पिछले 6 साल में करीब 50% बढ़ गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारती एयरटेल मार्च 2022 में 2388 करोड़ एक एक्सचेंज फाइलिंग के लिए इंडस टावर में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर रही है? तो आपके ऑप्शंस हैं 3.2, 3.7, 4.2, 4.7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.7। भारती एयरटेल ने 25 मार्च को 2022 को 2388 करोड़ एक्सचेंज फाइलिंग के लिए इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इंडस टावर पूर्व में भारती इंफ्राटेल लिमिटेड निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना का एक प्रमुख प्रदाता है। फरवरी में एयरटेल ने इंडस टावर लिमिटेड में 4.7% इक्विटी खरीदने के लिए ब्रिटिश टेलीकॉम दिग्गज वोडाफोन के साथ एक समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में संडे स्ट्रीट पहल को किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, और इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके, ये महाराष्ट्र पुलिस का एक इनिशिएटिव है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई पुलिस ने शुरू की संडे स्ट्रीट पहल। मुंबई पुलिस ने 25 मार्च 2022 को संडे स्ट्रीट पहल शुभारंभ की जानकारी दी, जिससे रविवार सुबह मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे के लिए यातायात के लिए बंद रहेंगी। इससे पहले संडे स्ट्रीट का उद्देश्य मुंबई निवासियों को अपने प्रियजनों के साथ अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गिलबर्ट होंगवो, कनायो एफ नवाजे, कांग कयुंगवाहा या फिर म्यूरियल पेनिकोड। आपके राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट होंगवो। आप देख सकते हो टोंगो के गिलबर्ट होंगवो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री होंगवो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने के वाले पहले अफ्रीकी भी होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर ने 2012 से पद संभाला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2022 से शुरू होने वाले वार्षिक रूप से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ऐसा फैसला किया है? तो आपके ऑप्शन 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। आप देख सकते हो केंद्रीय मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है, जिसे वर्ष 2022 से शुरू होकर सालाना मनाया जाएगा। आपको पता होगा कि डॉल्फिन जो है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो गंगा डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति है जिसकी स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू किया है, और आपको पता होगा कि 13 नदियों के कायाकल्प की योजना भी शुरू की है जल शक्ति मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लोकसभा ने मार्च 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्सेशन पर वित्त विधेयक 2022 पेश किया और इनमें किए गए संशोधनों को पारित भी किया। बिल का कौन सा सेक्शन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स से संबंधित था? आपके ऑप्शंस धारा 110 CDH, धारा 112 AAB, धारा 115 BBH या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 115 BBH। आप देख सकते हो कि लोकसभा ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्सेशन पर वित्त विधेयक 2022 को पेश किया और इसमें संशोधनों को भी पारित किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो टैक्सेस का कराधान 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, और बिल की धारा 115 BBH वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स से संबंधित है। खंड 2B क्रिप्टो परिसंपत्तियों के आधार पर होने वाले नुकसान को रोकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका या फिर पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ओके, कर्नाटका सरकार ने हर वर्ष 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है। जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य ने समाज के लिए एक महान महाकाव्य सिद्धांत शिखामणि प्रस्तुत किया है। उन्होंने लोगों को सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के आदर्शों का उपदेश दिया है। कर्नाटक समेत पूरे देश में जगत गुरु के लाखों भक्त हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट
न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? आपके ऑप्शंस हेमंत बिश्वा शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल, केशव महंत या फिर रिकी भुइया शर्मा। तो अगर आपको इसका पहले भी पता होगा तो इसका राइट आंसर है हेमंत बिश्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। शर्मा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा BAI के नए महासचिव होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा या फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और परिवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए रक्षा बल हेल्प डेस्क की स्थापना की है। यह अपने घरों से दूर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए किया गया है। ये हेल्प डेस्क सभी जिलों में अपने परिवारों की मदद के लिए और कानूनी कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? आपके ऑप्शंस बांग्लादेश, भारत, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आपको पता होगा कि भारत ने ही जीता है। आप जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भारत अंडर 18 गर्ल्स सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 की चैंपियन बनकर उभरी है। भारत बांग्लादेश के +3 की तुलना में बेहतर गोल अंतर +11 का आनंद लेते हुए चैंपियन के रूप में उभरा है। ओके, टूर्नामेंट के मूल्यवान खिलाड़ी और सर्वोच्च गोल स्कोरर लिंडा कॉम थे, जिन्होंने कुल 5 गोल किए थे। नेक्स्ट न्यूज़। बांग्लादेश ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपके ऑप्शंस हैं 51, 52, 53 या फिर 54 और इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। बांग्लादेश ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। बांग्लादेश ने 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया अपना, और इसलिए इसका 51वां स्थापना दिवस था। 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 1971 में पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता की घोषणा की याद दिलाता है। आपको पता होगा कि भारत ने कैसे उसको आज़ाद कराया था। देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी मार्च 2022 में 7 देशों के बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कौन कर रहा है बिम्स्टेक की मेजबानी। आपके ऑप्शंस श्रीलंका, भारत, म्यांमार या फिर थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 देशों की बिम्स्टेक के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपने सदस्यों के बीच आर्थिक जुड़ाव के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वर्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका कर रहा है। भारत और श्रीलंका के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर 26 से 30 मार्च 2022 तक निम्न में से किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं? आपके ऑप्शंस मालदीव और श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया, मलेशिया और मालदीव या फिर इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका। विदेश मंत्री S जयशंकर 26 से 30 मार्च तक मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। जयशंकर मालदीव के अड्डू शहर का दौरा करेंगे और इस दौरान वह राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात भी करेंगे। इस यात्रा में द्विपक्षीय विकास सहयोग संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में WHO द्वारा कहाँ एक ग्लोबल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ये भारत के में खोले जाने की बात की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और भारत सरकार ने गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केंद्र जामनगर में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, जामनगर आप याद रखिए, जिसका अंतरिम कार्यालय गुजरात में आयुर्वेद में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में होगा। और GCTM
का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना है। चलिए एक और नेक्स्ट न्यूज़, मैंने इसका एमसीक्यू नहीं बनाया। अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखिए उन्होंने सेबी के अंतरिम आदेश के अनुपालन में रिलायंस पावर के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। ठीक है, राहुल सरीन को उन दोनों कंपनियों का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।